हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर फेडरलिज्म। और ये मतलब नाम से तो खतरनाक लगता है बट वैसे बहुत आसान चैप्टर है। ओके, अच्छा, ये जो नोट्स है ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, आराम से डाउनलोड कर लेना फ्री में। तो इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब शुरू करें अपना चैप्टर। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, अब सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है, अब इसका मतलब क्या होता है कि फेडरलिज्म है क्या, है ना। ये एक ऐसा तरीका है या फिर एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर जो पावर है, जहां पर जो बल है, वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांट दिया गया है। ठीक है, सो पहला जो है लेवल कौन सा है, सेंट्रल लेवल, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपका आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो पावर है वो तीन टाइप की गवर्नमेंट में बांट दी गई है। ठीक है, लेकिन वो रूल पूरे देश को ही करते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया को ही करते हैं। सो दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided with a central authority, central government, and various constituents or unit of the country. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब कि वेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री, है ना। और उसके बाद लोकल लेवल भी। ओके, अब फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि जो फेडरलिज्म है उसको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्योंकि यहाँ पर ना सबसे पहले सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, ऐसे चलता है क्योंकि ये वर्टिकल है ना। और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी होती है जिसमें आपका क्या आता है, सबसे पहले लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी। तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, सो फेडरलिज्म इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब फीचर्स क्या है फेडरल गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं। हर जो टीयर है गवर्नमेंट का, हर जो लेवल है गवर्नमेंट का, वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। और ये जो जुरिस्डिक्शन है हर लेवल की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। मतलब हर लेवल को कितना पावर मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स, सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। और अगर उन राइट्स को, उन प्रोविजन को, उन रूल्स को अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो दोनों गवर्नमेंट मिलके, यानी कि सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों मिलके उस रूल को चेंज करा सकती हैं। कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दखल दे सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है किसी भी रूल को, है ना। और गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी पावर अलग अलग डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनकी पावर को बदल सकती है। कौन, कोर्ट, है ना। अब कितना रेवेन्यू बटेगा दोनों गवर्नमेंट में या तीनों गवर्नमेंट में, वो पूरा अच्छे से लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और क्योंकि हमें सेफगार्ड करना है अपनी कंट्री के अलग अलग मतलब चीजों को, और प्रमोट करनी है यूनिटी की, सभी एक हैं, है ना। तो उसके लिए हमें जो है ऐसी टाइप की गवर्नमेंट बनानी पड़ती है कि स्टेट के मैटर को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, सेंटर के मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और लोकल लेवल पे जो है लोकल गवर्नमेंट देखेगी, ताकि एक यूनिटी बन के रहे इंडियंस में, है ना। अब डीमेरिट क्या है फेडरल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, सेंटर के पास ही ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ चेंज कर सके। पार्लियामेंट के पास ज्यादा राइट है, ज्यादा पैसा सेंटर को दिया जाता है ना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के मामलों में दखल डालती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब दो टाइप की और गवर्नमेंट है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये काम करोगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर है, और वो जरूरी नहीं समझती कि जो काम मैंने किए मैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर दूं। और ये फेडरल गवर्नमेंट इंडिया, कनाडा और जर्मनी में। अब एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देती है कि हमने ऐसा क्यों किया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये काम करो, है ना। इसमें एक लेवल की गवर्नमेंट होती है और उसकी भी सब यूनिट्स बन सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, है ना। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रांस, चाइना और जापान, है ना। अच्छा, अब आगे देखो, दो टाइप की फेडरेशन होती है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक जो
इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, जो अलग अलग यूनिट हैं एक देश के, वो सारे इकट्ठे आ जाते हैं ताकि वो एक लार्जर यूनिट को दिखा सकें। जैसे कि और सारी अलग अलग यूनिट्स के पास इक्वल पावर है और सबके पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन वो साथ में आ जाती हैं ताकि वो एक ग्रुप बना सकें। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसका एग्जाम्पल है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी कंट्री, लार्ज कंट्री, जो अपनी पावर को डिवाइड कर देती है अलग अलग यूनिट में, जैसे कि सेंटर, स्टेट और लोकल, ताकि इंटरनल डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारी इंडिया में लगा लो या फिर स्पेन में लगा लो, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस विभिन्नता को बचाने के लिए हमारे देश ने अलग अलग तरीके से लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गवर्नमेंट के, ताकि हमारे जो डाइवर्सिटी है वो बरकरार रहे और सभी में यूनिटी बन के रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है यहाँ पर, और जैसे कि इंडिया और स्पेन आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अब इन होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक साथ आ जाती है ताकि वो बड़ी यूनिट बना ले, है ना। और जितनी भी सारी स्टेट्स हैं जो अलग अलग थी, जो एक साथ आ गई हैं, उन सभी के पास इक्वल पावर है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट ज्यादा पावर को एंजॉय कर रही है, कोई एक कम है। मेन एम क्या है इस फेडरेशन का, कि वो दुनिया वालों को एक सॉवरेनिटी और एक सॉवरेनिटी दिखाएं। सॉवरेनिटी मतलब क्या होती है कि द पावर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। तो ये एक पावर होती है जिसमें एक कंट्री अपनी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करती है। तो ये पास, ये जितनी भी सारी स्टेट है वो सारी पास आ जाती है ताकि एक लार्ज यूनिट दिखाए, ताकि वो इंटीग्रिटी दिखाए कि हमारा देश एक है, हम सारे अलग अलग नहीं हैं, और सिक्योरिटी दिखाएं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक लार्ज कंट्री अपनी पावर को डिवाइड कर देती है सेंट्रल में, नेशनल या फिर स्टेट में या फिर लोकल में, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी बनाना थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि इंडिया, बेल्जियम, स्पेन इनके एग्जाम्पल है। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बना और क्यों है इंडिया एक फेडरल कंट्री। अब जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारे भारत का, उन्होंने इंडिया को डिक्लेयर किया है कि इंडिया में बहुत सारी स्टेट हैं और उन सारी स्टेट्स को मिला के इंडिया बनता है ना। सो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने दो लेवल का गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हो, और जो कि पूरे इंडिया को संभालती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट। बाद में एक थर्ड लेवल भी ऐड किया गया जिसको आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के रूप में देखते हो, इसको आप लोकल लेवल गवर्नमेंट बोलते हो, है ना। अब ये जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कौन सी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन सी पावर होगी, वो किस किस मैटर पे अपना दखलंदाजी करेंगे, किस किस मैटर को सॉल्व करेंगे, उसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कि यूनियन लिस्ट क्या होता है, इस लिस्ट में जितने भी नेशन के मैटर होते हैं, नेशन के इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, वो सारे के सारे कौन संभालेगा, ये जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना। अब ये जो मैटर्स मैंने आपको ऊपर गिनवाए, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती रहे, ठीक है। अब ये जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, ये इन सारे मैटर्स को कंसिडर करता है, इन सारे मैटर्स को लेकर लॉज बनाता है, इनकी फंक्शनिंग को देखता है। पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन अब 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, जैसे कि पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, है ना। ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये अकेली इन सारे मैटर्स के रिलेटेड लॉज बना देती है, ठीक है। पहले 66 सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट में, अब 61 सब्जेक्ट्स हैं। और कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, इस लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिलके इन मुद्दों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन पे दोनों गवर्नमेंट ध्यान देंगी, जैसे सीबीएसई है,
या फिर हरियाणा बोर्ड है, ठीक है। तो ये जो सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये एजुकेशन में ही आएंगे। तो ये यूनियन गवर्नमेंट भी ध्यान देगी एजुकेशन के मामले पे और स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान देगी। तो एजुकेशन है, फॉरेस्ट ट्रेड है, मैरिज है, अडॉप्शन है, और उसके बाद सक्सेशन है। तो ये सब चीजें कंकरेंट लिस्ट में आएंगी, जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको संभालेंगी, इन सभी मैटर्स को, और इनके ऊपर लॉज बनाएगी, है ना। अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में लॉज बनाते वक्त कोई मतभेद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, लॉ जो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर ज्यादा महत्व या फिर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पहले कंकरेंट लिस्ट में से 47 सब्जेक्ट से, लेकिन अब 52 हो गए हैं। अब आते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट्स ना तो यूनियन में, ना स्टेट में, ना कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट संभालती है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ओके, अब पावर शेयरिंग कैसे चलती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, वो देख लेते हैं। कैसे दोनों के दोनों काम करते हैं, कितनी पावर दोनों में डिवाइड होगी, वो देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब कोई भी चेंज करना हो किसी भी पावर शेयरिंग के लेवल में, तो सबसे पहले वो जो चेंज है वो कौन पास करेगा, हमारे पार्लियामेंट के हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा पहले पास करेंगी, हाँ ये चेंज आ रहा है पावर शेयरिंग में। और वो चेंज भी तब इम्प्लीमेंट होगा जब 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, है ना। उसके बाद वो जो चेंज है उसको वैलिड कौन करेगा, लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर भी तब उसको वैलिड कर सकता है उस चेंज को जब एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट की वोट मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो जुडिशरी होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर का थर्ड वाला, जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का थर्ड वाला लेवल यानी कि जुडिशरी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रूल्स रहेंगे, कौन कौन से रूल्स चेंज होंगे, न्याय दिलाने का काम करती है वो, ठीक है। और कोई भी डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेकर कि स्टेट के पास ज्यादा है, सेंट्रल के पास कम है, फिर सेंट्रल के पास ज्यादा है, स्टेट के पास कम है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम में जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी संविधान लाने में, उसको चेंज करने में, उसका रेक्टिफाई करने में। कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हाई कोर्ट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर को लेके तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेंगी, है ना। उसके बाद स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के जो पावर मिलती है, उस पावर के लिए पैसा भी तो चाहिए जो काम करेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा देती है ताकि उन्हें फंड मिल जाए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के सर पर वो पूरी हो जाए, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा या फिर नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं करता, कोई भी लैंग्वेज को, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है कि ऑफिस का काम जो है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर किया जाएगा, ठीक है। अब इंडिया जो है वो कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है वो देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिखी हुई है कि फेडरलिज्म को सक्सेस कैसे मिलेगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स वगैरह हैं उसी की वजह से हमारे इंडिया में फेडरलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है कि जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट सक्सेस हो रही है। रियल सक्सेस इंडिया में फेडरलिज्म की क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी काफी मजबूत है, हमारी डेमोक्रेसी जिस हिसाब से चल रही है वो काफी मजबूत है ना। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिलेशन है उसकी वजह से फेडरलिज्म जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जब इन तीनों के ही रिश्ते बहुत अच्छे होंगे तभी तो फेडरल गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। और साथ ही साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, स्टेट सेंट्रल रिलेशन, स्टेट और सेंटर रिलेशन। अब इन तीनों को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कैसे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट की मजबूती आई। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती है कि जैसे मतलब लाइक कुछ लोगों की भाषा सेम है तो उन लोगों को एक अलग स्टेट दे दी जाए, उस एक स्टेट में उसी पर्टिकुलर भाषा के लोग रहेंगे, ठीक है। सो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन था सबसे पहले, ये बहुत बड़ा चैलेंज था एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, है ना।
बहुत सारी ओल्ड स्टेट को खत्म कर दिया बहुत सारी ओल्ड स्टेट को खत्म कर दिया गया और नई नई स्टेट्स बनाई गई। जब हमें 1947 में आज़ादी मिली तो इंडिया की जो पुरानी स्टेट थी उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया था ताकि नई नई स्टेट्स बन सके, है ना। ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहने लग जाए। मतलब कि जैसे पंजाबी बोलने वाले लोगों की स्टेट पंजाब, हरियाणवी बोलने वालों की जो स्टेट है वो हरियाणा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टेट्स बनी है ना। व्हेन द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जब ये डिमांड आई कि नई नई हमें स्टेट्स बनानी है लैंग्वेज के आधार पे कि इस लैंग्वेज बोलने वाले की स्टेट जो है ये वाली होगी, तो कुछ नेशनल लीडर्स डर गए थे कि इससे तो हमारी जो कंट्री है वो बढ़ जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट था हमारे इंडिया के फेडरेशन के लिए लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को बोला गया था कि हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, लेकिन हिंदी जो है वो सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग थी और इंडिया जो है बाकी सारी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था, ठीक है। इसलिए हिंदी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 अदर लैंग्वेजेस को भी दर्जा दिया गया है। अगर कोई सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की पोजीशन निकलती है तो एक कैंडिडेट अपना एग्जाम दे सकता है इन 21 लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो उसकी मर्जी है, वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है। स्टेट्स की अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। और ज्यादातर गवर्नमेंट जो है वो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज और ज्यादातर गवर्नमेंट वर्क जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है। जैसे अगर स्टेट है तो स्टेट की लैंग्वेज में होता है, अगर मतलब यूनियन का काम है तो फिर हिंदी और इंग्लिश में काम हो जाता है ना। तो स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश का जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज था वो रुक गया था 1965 में। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स जो हिंदी नहीं बोल पाती उन्होंने कहा कि इंग्लिश को आप यूज में लेके ही आओ, ठीक है, उसको बंद मत करो। तो कभी भी मतलब ऐसा जरूरी किसी को नेशनल पॉलिसी का दर्जा नहीं दिया गया था। हिंदी का प्रमोशन जो है वो कंटिन्यू रहा ऑफिशियल पॉलिसी के लिए कि हिंदी का जो यूज है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए रखो ही रखो। प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हिंदी को थोप रही है कि आप हिंदी में ही काम करो बाकी स्टेट्स पे जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलती है। बाकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया कि आपको सिर्फ हिंदी में ही काम करना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, है ना। सो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में श्रीलंका जैसे हालात नहीं हुए जो लैंग्वेज की वजह से हुए थे श्रीलंका में, ठीक है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाए, है ना। 1990 में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बढ़ने लग गई थी, मतलब काफी जगह पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई थी इंडिया की अलग अलग स्टेट में, जिससे क्या हुआ कोलिएशन गवर्नमेंट सामने आने लग गई। क्योंकि अब एक पार्टी को पूरे तरीके से वोट नहीं मिल पा रही थी तो उसे दूसरी पार्टी के साथ मिलना पड़ रहा था ताकि कोलिएशन गवर्नमेंट बन जाए। कोलिएशन गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच फॉर्म्स बाय मिक्सिंग अप ऑफ 2 और मोर पार्टीज, ठीक है। तो अब क्योंकि कोलिएशन गवर्नमेंट बनने लग गई तो इससे क्या होने लग गया कि पावर शेयरिंग का जो कल्चर था कि सेंटर और स्टेट मिलने लग गए थे, उससे क्या हुआ काफी अच्छे रिलेशन बनने लग गए थे कोलिएशन गवर्नमेंट की वजह से। अब कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आ जाते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। नाउ स्केड्यूल्ड लैंग्वेज कौन से होते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं उसको हम स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को देना और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लोकल गवर्नमेंट को देना यानी कि बांटना, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो फेडरल पावर को एक और लेवल चाहिए था, ठीक है। पहले तो सेंटर था, फिर स्टेट आया, उसके बाद एक और लेवल चाहिए था, है ना। गवर्नमेंट को पावर अपनी बांटनी थी क्योंकि सारे मुद्दों पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए एक और लेवल की जरूरत थी। तो इसलिए एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया गया, है ना। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, लोकल लेवल गवर्नमेंट को बनाना। और ये कब हुआ था, 1992
1992 में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इस चीज के लिए कि हमारे एक थर्ड टीयर या फिर थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी भी होगा और ये बहुत पावरफुल और इफेक्टिव होगा। अब ये जो 1992 में इतना बड़ा प्रोविजन लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट था उसके भी इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन होने थे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे रेगुलर इलेक्शन होने के लिए। सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएंगी लोकल लेवल के लिए भी, ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स होंगी, और 1/3 जो लाइक सीट्स हैं वो रिजर्व की गई थी वुमेन के लिए। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया कि लोकल लेवल बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपना कुछ पार, कुछ पैसा लोकल गवर्नमेंट को भी देंगी, ठीक है। अब क्यों थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, क्यों पार को डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब पार को क्यों बांटा गया? जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है तो लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। लोकल पीपल को ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है और ये पता होता है ना कि लोकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके पास बेटर आइडिया होता है कि हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, और इससे क्या होता है चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। लोगों को, कॉमन सिटीजन को ये पता है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना है और कौन कौन सी जगह पर हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। उनको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, उनकी नीड्स जानकर, और कैसे हम डेवलपमेंट प्लान करें लोकल लेवल पर, क्योंकि अगर नींव ही स्ट्रांग होगी, लोकल लेवल ही स्ट्रांग होगा तो हमारा देश तो बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। सो इसलिए कॉमन सिटीजन को डिसीजन मेकिंग में उनकी नीड्स जानकर लिया जाता है और कैसे हम डेवलप करें लोकल लेवल, उनकी राय ली जाती है। लोग जो है लोकल गवर्नमेंट को आराम से अप्रोच कर सकते हैं और लोकल गवर्नमेंट उन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो इजीली और क्विकली कर लेती है सॉल्व, और इस कॉस्ट को रिड्यूस, कॉस्ट जो है कम से कम हो जाती है। लोकल गवर्नमेंट जो है ग्रास रूट लेवल पे, वही नीम के लेवल पे या नींव के लेवल पे स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और डेमोक्रेसी हेल्दी बनाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकल लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज आती हैं। सबसे पहले पंचायती राज आता है, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर वो किस नाम से जाना जाता है, मतलब जो गांव के एरिया में लोकल गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज 3 लेवल का होता है, ठीक है। अब 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? विलेज लेवल, विलेज लेवल पे आती है आपकी ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे आती है आपकी ब्लॉक कमेटी, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है जिसकी आप अंदर आती है जिला परिषद, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में जो कि विलेज लेवल पे होती है। अब ग्राम पंचायत जो है वो हर विलेज में, ठीक है, हर विलेज में होती है या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर एक पंच होता है और एक सरपंच होता है और भी थोड़े बहुत वार्ड मेंबर्स होते हैं, और इन पंच सरपंच को कौन इलेक्ट करता है? गांव के लोग इलेक्ट करते हैं। ये पूरे गांव की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और पंचायत के ऊपर नजर कौन रखता है? ग्राम सभा, यानी कि ग्राम यानी कि गांव के लोग, ठीक है। और गांव के लोग जो है वो ग्राम पंचायत से कितने बार मिलेंगे? ट्वाइस या थ्राइस इन द ईयर, ताकि ग्राम पंचायत का जो बजट है वो जो है अप्रूव कर सके, और ग्राम पंचायत जो काम कर रही है उसके ऊपर नजर रखे कि ये सही कर रही है या नहीं। अब ग्राम सभा क्या होती है? जो विलेज के लोग होते हैं वो सारे ग्राम सभा में आते हैं। अब ग्राम सभा यानी कि विलेज के लोगों का क्या काम होता है कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, यानी कि सरपंच या फिर पंच या फिर दूसरे वार्ड मेंबर को इलेक्ट करना, कैसे वो काम कर रही है उसके ऊपर देखना, और उनके काम को सुपरवाइज करना कि ढंग से कर भी रहे नहीं कर रही। अब आते हैं हम ब्लॉक लेवल पे, यानी कि पंचायत समिति। जब लोकल गवर्नमेंट जो है फिर वो जाती है धीरे धीरे ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब बहुत सारी ग्राम पंचायत एकजुट होके फिर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति, ब्लॉक कमेटी या फिर मंडल बना लेती हैं, और जितने भी मेंबर्स होते हैं इस बॉडी के वो पंचायत मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जिला परिषद क्या होता है? जब बहुत सारी जो पंचायत समिति होती है या फिर मंडल होते हैं वो जब एक साथ जुट हो जाते हैं तो वो जिला परिषद बन जाता है ना। जितने भी मेंबर होते हैं जिला परिषद के उन्हें इलेक्ट किया जाता है, जैसे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो इस जिला परिषद के मेंबर बन जाते हैं, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड माना जाता है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया म्युनिसिपैलिटीज
और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये जो अभी हमने पंचायती राज पढ़ा, ये रूरल का लोकल गवर्नमेंट था। अब अर्बन का लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? पंचायत, ये म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। जैसे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो अर्बन लेवल पे भी आती है। जैसे म्युनिसिपैलिटी जो है वो टाउन में सेटअप की जाती है, टाउन यानी कि छोटा वाला अर्बन एरिया, वहां पर म्युनिसिपैलिटी होती है। और जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जिसको आप लार्ज अर्बन एरिया बोलते हो, वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप होते हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों के दोनों इलेक्टेड बॉडीज के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरा समझाया हुआ और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना। एंड सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।